नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने एक दिन में करीब 9 लाख कोविड जांच का रिकॉर्ड बनाया। अब तक 19 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। उच्चतम न्यायालय का पीएम केयर्स निधि की धनराशि को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इंकार। कृषि उत्पादों के निर्यात में इस वर्ष मार्च से जून के दौरान 23% से अधिक की बढ़ोतरी। कृषि विकास मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के तहत 66 लाख स्व सहायता समूह बनाए गए, जिनमें 7 करोड़ ग्रामीण महिलाएं शामिल। और हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। समाचार संध्या में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं लवलीन निगम। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान एक दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक लगभग 58,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि इस महामारी से अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 20 लाख के करीब पहुंच गई है। जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं वो 19,70,000 हो गए हैं और कुल एक्टिव केसेस के लगभग 3 गुना रिकवर्ड केसेस हो गए हैं। अगर कोविड का कुल संख्या देखें उसके मात्र 25% केस ही ऐसे हैं जो एक्टिव केसेस हैं। देश में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 73.18% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या तेजी से कम हो रही है और अब ये 1.92% पर आ गई है। उन्होंने बताया कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये दर राष्ट्रीय औसत से कम है। श्री भूषण ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 55,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। रोगियों की कुल संख्या 27,02,743 हो गई है। फिलहाल देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 6,73,166 है। उन्होंने बताया कि सक्रिय मामलों की दर केवल 24.91% रह गई है। पिछले एक दिन में 876 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की संख्या 51,797 हो गई है। कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए अधिकार प्राप्त समूह के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि भारत में 3 टीकों पर काम चल रहा है। 3 वैक्सीन हमारे देश में विकसित हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। उनमें से एक वैक्सीन वो फेज 3 ट्रायल में आज या कल में पहुंच जाएगा। बाकी 2 फेज 1 फेज 2 में हैं, उनकी हमने रिव्यू किया है और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और वो अपनी स्पीड से आगे ठीक तरह से बढ़ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों वैक्सीन अपने तरीके से उनकी डेवलपमेंट एक रीएश्योरिंग तरीके से हो रही है। श्री पॉल ने बताया कि टीके के उत्पादन की मंजूरी मिलने की स्थिति में देश में बड़े पैमाने पर इसकी आपूर्ति के बारे में सरकार निजी भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। देश में कोरोना जांच की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और देश एक ही दिन में 10 लाख परीक्षण करने के काफी पास पहुंच गया है। कल करीब 9 लाख परीक्षण कर भारत ने कीर्तिमान बनाया। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि यह शानदार उपलब्धि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट की रणनीति पर कड़ाई से अमल से हासिल हो पाई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संकल्प और दृढ़ निश्चय से कोविड-19 रोगियों का पता लगाकर उन्हें आइसोलेशन में रखने के लिए जो इंतजाम किए गए, उनसे दैनिक परीक्षणों की संख्या बढ़ाने में बड़ी मदद मिली। परीक्षणों के सप्ताहवार दैनिक औसत में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है और ये संख्या जुलाई 2020 के पहले सप्ताह में 2,30,000 से चालू सप्ताह में करीब 8 लाख हो गई है। कोविड नमूनों के कल हुए 8,99,000 नमूनों की जांच के बाद देश भर में अब तक कुल 3,09,41,264 नमूनों की जांच की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि इस उपलब्धि का प्रमुख कारण देश भर में इस महामारी के परीक्षण करने की सुविधाओं का लगातार विस्तार होना है। इस साल जनवरी में देश में केवल एक प्रयोगशाला कोविड-19 नमूने का परीक्षण करती थी, जबकि आज इनकी संख्या 1,476 हो गई है। इनमें से 971 सरकारी और बाकी 505 निजी प्रयोगशालाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से
कोविड महामारी के दौरान मानसून के मौसम में आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उष्णकटिबंधीय और विषाणु जनित बीमारियों का मौसम है, इसलिए अधिक एहतियात बरतने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार भी स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है और प्रभावित लोगों की देखभाल सुनिश्चित कर रही है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में कंटेनमेंट जोन के बाहर जारी लॉकडाउन को 25 अगस्त की मध्यरात्रि तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि दक्षिण और उत्तर तथा मध्य अंडमान में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और सेवाएं खुली रहेंगी। आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोगों की आवाजाही के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंक और एटीएम खुले रहेंगे, लेकिन सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक दक्षिण अंडमान के बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। ओडिशा ने कोविड-19 महामारी के 10 लाख से अधिक परीक्षण कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस बीच पिछले 24 घंटों में ओडिशा में 2,239 लोगों में महामारी के संक्रमण की पुष्टि हुई, जिससे राज्य में संक्रमित रोगियों की कुल संख्या 64,533 हो गई है। राज्य में 43,779 लोग अस्पतालों में इलाज से स्वस्थ हुए हैं। एक रिपोर्ट। पिछले 2 दिनों से राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,200 के आसपास है। साथ ही राज्य की संक्रमण दर में भी भारी गिरावट आई है। जुलाई में यह दर 10.78% से इसी महीने अब तक 5.2% तक उतर चुका है। ऐसे में राज्य सरकार ने दैनिक नमूना परीक्षण संख्या को 50,000 के पार ले जाने की तैयारी में है। दूसरी ओर ओडिशा के कोविड-19 मृत्यु दर भी 0.57% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में राज्य के 30 जिलों में से सिर्फ 6 जिलों में ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 से ऊपर है। इनमें से 419 संक्रमितों के साथ खोर्धा जिला सबसे ऊपर है। गिरीश चंद्र दास, भुवनेश्वर। केरल में आज कोविड-19 के 1,758 नए सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि उपचार के बाद 1,365 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नए मामलों में से 1,641 लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से संक्रमित हुए थे। राज्य में कोविड से 6 लोगों की मृत्यु के साथ ही मरने वालों की संख्या अब 175 हो गई है। मेघालय में कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर पूर्वी खासी हिल्स जिला प्रशासन ने पुलिस बाजार और इब्दू बाजार में बिना क्रम के एंटीजन परीक्षण शुरू किया है। उपायुक्त एम वार नोंगबरी ने कहा है कि अधिकारियों ने आज 500 से अधिक परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है। इस बीच राज्य में मरीजों की कुल संख्या 765 हो गई है, वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या 683 हो गई है। कोविड-19 के बारे में आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में महामारी और संचारी रोग विभाग के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमण गंगाखेड़कर ने बताया कि कोविड-19 का अन्य रूप D614G है, जो भारत में नहीं है। ये जो नया इन्फेक्शन आता है वो वायरस जैसे ही ज्यादा वायरसेस पैदा करता है तो उसके जीन्स में थोड़ा सा बदलाव आता है, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट म्यूटेशन जो है, जिसको हम D614G करके एक म्यूटेशन बोलते हैं, वो म्यूटेशन होने के बाद में कोरोना के विषाणु को फैलने में आसानी हो जाती है। ये ज्यादा लोगों को लगने का डर रहेगा। अभी भी हमारे देश में जितना हमको जानकारी है, ये D614G विषाणु इतनी ज्यादा प्रमाण में पाया नहीं जाता है। दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2,15,49,706 तक पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 7,76,158 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,50,285 नए रोगी सामने आए हैं। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी से राहत के लिए गठित पीएम केयर्स निधि में जमा धनराशि को आज राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने के निर्देश देने से इंकार कर दिया। न्यायालय की पीठ ने यह भी व्यवस्था दी कि पीएम केयर्स में दिया गया चंदा चैरिटेबल ट्रस्ट की निधि है। न्यायालय ने कहा कि एनडीआरएफ में अंशदान करने पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पीएम केयर्स निधि में जमा की गई राशि एनडीआरएफ से पूरी तरह अलग है।
कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने के याचिकाकर्ता के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इस संबंध में केंद्र द्वारा तैयार की गई योजना महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री केयर्स कोष पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि इसमें दी गई दान राशि पूरी तरह पारदर्शी है। पीएम केयर फंड से अब तक 3,100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना की लड़ाई में, जिसमें 2,000 करोड़ सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिए गए। और आज देश को बताते हुए आप सबों के माध्यम से प्रसन्नता होती है कि 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के द्वारा दिए गए पैसे से उपलब्ध कराए गए हैं, जो आजादी के बाद के आज तक के इतिहास के हाईएस्ट है। लगभग 1,000 करोड़ दिए गए हैं राज्यों को जो हमारे प्रवासी मजदूर आए उनकी व्यवस्था करने के लिए, और लगभग 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के अनुसंधान में मदद के लिए। तो 3,100 करोड़ की बड़ी राशि कोरोना की लड़ाई के लिए दी गई है। श्री प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री केयर्स एक पंजीकृत सार्वजनिक न्यास है और स्पष्ट रूप से कोष के प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। उन्होंने कहा कि विश्व महामारी के इस समय में जब देश में हर कोई इस पर काबू पाने के लिए काम कर रहा है, विपक्ष इस संकट से उबरने में राष्ट्र के संकल्प को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह सत्य की जीत और झूठ की हार है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि देशवासियों ने अपनी क्षमता के अनुसार पीएम केयर्स निधि में स्वेच्छा से योगदान किया ताकि कोविड महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई मजबूत हो। श्री जावड़ेकर ने कहा कि निधि के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के बदनाम करने वाले इस अभियान से उसका चरित्र उजागर होता है और यह आम जनता का अपमान है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की साजिशों पर जबरदस्त आघात बताया है। श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इसके सहयोगियों की तमाम कोशिशों के बावजूद अंततः सच्चाई सामने आ गई है। श्री नड्डा ने कहा कि श्री राहुल गांधी के दुष्प्रचार को पीएम केयर्स निधि में बड़ी तादाद में अंशदान करने वाले आम लोगों ने बार बार खारिज किया है। श्री नड्डा ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को अपनी निजी संपत्ति मानकर नागरिकों के खून पसीने की कमाई को अपने पारिवारिक ट्रस्टों में भेजता रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे वो है जालिम लोशन, दाग को जो पल में हरे वो है जालिम लोशन। पीढ़ियों से प्रचलित वही नाम वही काम, जालिम लोशन, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। अरे आशा दीदी, हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है। गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत ने एक दिन में करीब 9 लाख कोविड जांच का रिकॉर्ड बनाया। अब तक 19 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। उच्चतम न्यायालय का पीएम केयर्स निधि की धनराशि को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इंकार। कृषि उत्पादों के निर्यात में इस वर्ष मार्च से जून के दौरान 23% से अधिक की बढ़ोतरी। कृषि विकास मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के तहत 66 लाख स्व सहायता समूह बनाए गए, जिनमें 7 करोड़ ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं। और हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी। कृषि उत्पादों का निर्यात इस वर्ष मार्च से जून के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 23.24% बढ़ा है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी के लॉकडाउन के दौरान भी भारत ने विश्व खाद्य आपूर्ति में बाधा न आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्यात करना जारी रखा।
मार्च से जून के दौरान 25,552 करोड़ 70 लाख रुपए का कृषि उत्पाद निर्यात किया गया, जबकि वर्ष 2019 में उसी अवधि के दौरान 20,734 करोड़ 80 लाख रुपए लागत का कृषि उत्पाद निर्यात किया गया था। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि में आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है। कृषि और उत्पादन में वृद्धि के कारण निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने कहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने देश में 66 लाख स्व सहायता समूह बनाने के लिए सहायता दी है। इनमें से 7 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को मदद दी जा रही है। मिशन ने 169 उत्पादक उद्यमों और 2,78,000 महिला किसानों को मदद दी है। इस अवसर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में खाद्य प्रसंस्करण की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि तथा बागवानी उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन का बहुत महत्व है। शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्य सरकारों के आवास तथा शहरी विकास मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक अधिकारी से कहें कि वे रेहड़ी पटरी वालों के मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं। श्री पुरी ने कहा कि ये लोग महामारी के कारण कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी लेने के लिए एक योजना तैयार की है। इससे रेहड़ी पटरी वाले अपनी पात्रता के आधार पर सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत अब तक 5,70,000 से अधिक ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1,35,000 से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। सरकार ने इस साल 1 जून को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी, जिसके माध्यम से रेहड़ी पटरी वाले 10,000 रुपये तक ऋण ले सकते हैं। इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्पात उद्योग के दिग्गजों से अपील की है कि वो प्रवासी श्रमिकों को कम कीमत पर मकान उपलब्ध कराने में सरकार के साथ भागीदारी करें। एक वेबिनार में उन्होंने बताया कि सरकार ने ऐसे 1 लाख मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि इस्पात उद्योग को सरकार की इस प्रकार की कल्याण योजनाओं में भागीदारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रत्येक नागरिक को आत्मसम्मान और गरिमापूर्ण जीवन का अवसर देने के प्रयास किए जा रहे हैं। आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेजी से स्पर्धा में शामिल होने के लिए इस्पात उद्योग से नई रणनीति अपनाने और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से अपने खुद के डिजाइन और संरचनाओं पर ध्यान देने का आग्रह किया है। श्री पुरी ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य इस्पात उपक्रमों से इस पहल में अग्रणी भूमिका निभाने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से 15 लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारत को दुनिया में निर्माण उपकरणों का विनिर्माण केंद्र बनाना है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आयात को कम किया जाना चाहिए और विभिन्न घटकों के विनिर्माण को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र के सभी उद्योगों से औद्योगिक क्लस्टर, प्रौद्योगिकी केंद्र, अनुसंधान प्रयोगशालाएं बनाने तथा प्रौद्योगिकी और कौशल के उन्नयन की अपील की। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं की क्षमता बढ़ाने के अनुकूल वातावरण का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि समावेशी सशक्तिकरण का माहौल बनने से अल्पसंख्यक समुदायों के युवा बड़ी संख्या में उच्च प्रशासनिक सेवाओं के लिए चुने जा रहे हैं। इस वर्ष भी इन समुदायों के 145 युवा सिविल सेवा के लिए चुने गए हैं। श्री नकवी ने बताया कि युवाओं को नई उड़ान योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2014 से पहले अल्पसंख्यक समुदायों के केवल
3 करोड़ विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार के समावेशी सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता से पिछले 6 वर्षों के दौरान ऐसे 4 करोड़ 60 लाख विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी गई है। इनमें से 50% से अधिक लाभार्थी लड़कियां हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि नवाचार को जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए। वर्ष 2020 की नवाचार उपलब्धियों के लिए अटल नवाचार संस्थानों की रैंकिंग की घोषणा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ये समय की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लीक से हटकर काम करने में समर्थ बनाने के लिए विद्यार्थियों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। We have to tap into the highly talented youth population, which is brimming with a new ideas, a passion for experimentation, and willingness to forge a new path. It is these young people studying many of our colleges and universities who will define what our country's future will be. It is these youth that need encouragement, felicitation, and recognition. They must be given the guidance and freedom to explore new frontiers. Proper guidance is the need of the hour. वर्ष 2020 की नवाचार उपलब्धियों के बारे में अटल नवाचार संस्थानों की 2020 की रैंकिंग में एक बार फिर आईआईटी मद्रास ने केंद्र पोषित श्रेष्ठ संस्थानों में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद आईआईटी बम्बई और आईआईटी दिल्ली का स्थान है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस का शुभारंभ किया। आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करके शक्ति और वीईजीए नामक 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए इन माइक्रो प्रोसेसरों के उपयोग के लिए इनोवेटरों, स्टार्टअप और छात्रों के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की घोषणा बृहस्पतिवार को करेंगे। ये देश का 5वां वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है। स्वच्छता महोत्सव नाम के इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय निष्पादन करने वाले राज्यों और शहरों को 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत चयनित लाभार्थियों से स्वच्छाग्रहियों और सफाई कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी करेंगे। वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 परिणाम डैशबोर्ड का शुभारंभ भी करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के संसाधन स्थानीय लोगों के लिए हैं। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने एक वीडियो बयान में कहा कि राज्य के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी सरकार 10वीं और 12वीं कक्षा की अंक तालिकाओं के आधार पर युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगी। इससे पहले कमलनाथ के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने भी 70% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की थी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने महाराष्ट्र में सोलापुर के सामाजिक कार्यकर्ता गणेश विलास लिंगरे को स्टार 2020 सर्टिफिकेट प्रदान किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2017 में यह स्थापित संगठन मानवता और सार्वभौमिक शांति के लिए उल्लेखनीय योगदान करने वाले व्यक्तियों को यह सम्मान प्रदान करता है।
कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने के लिए श्री गणेश लिंगारे को स्टार्ट 2020 प्रशंसात्मक उल्लेख पत्र से सम्मानित किया गया है। लोगों की सहायता के लिए 21 योजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण योजना थी कोविड रोगियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जिसे सोलापुर जिला अधिकारियों की मदद से लागू किया गया। हाथ की स्वच्छता बनाए रखने, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने के बारे में जन जागरूकता फैलाने की आवश्यकता को समझते हुए श्री लिंगारे ने विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया और इससे जुड़े हुए वीडियोस भी तैयार किए। प्रवासी श्रमिकों को मास्क और पानी की बोतलें प्रदान करने के अलावा श्री लिंगारे ने गरीबों के लिए किराने का सामान और सब्जियों के मुफ्त वितरण की भी व्यवस्था की। इस प्रकार कोरोना वायरस महामारी के चलते उन्होंने आशा और सकारात्मकता की भावना फैलाने का काम किया। सोलापुर से महेश पांडे के साथ मैं निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश के तराई और पूर्वी हिस्सों के 16 जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे जानमाल का नुकसान हुआ है। नेपाल और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से आ रहा पानी और जारी बारिश राज्य के विभिन्न भागों में बाढ़ का कारण बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार 16 जनपदों के 838 गांव प्रभावित हैं, जिनमें से 520 गांव जलमग्न हैं। प्रदेश राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि बाढ़ जनित कारणों से अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ प्रभावित जनपद हैं अम्बेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर और सीतापुर। शारदा, घाघरा और सरयू सहित कई नदियां लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया जनपदों में विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 331 शेल्टर हाउस बनाए गए हैं और इन क्षेत्रों में वंचित लोगों को राशन किट वितरित किए जा रहे हैं। यहाँ 748 बाढ़ चौकी स्थापित हैं, जो कि स्थिति पर लगातार नजर रख रही हैं। यहाँ लोगों को लाने ले जाने के लिए 1176 नावें तैनात की गई हैं और 267 मोबाइल मेडिकल टीम भी तैनात हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तथा 7 पीएसी की कंपनी सहित 22 टीमों को राहत कार्यों के लिए लगाया गया है। एमएस यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 27 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में भी सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं छुटपुट या तेज बारिश हो सकती है। शहर में न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं और सामान्य वर्षा का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 20 जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। लद्दाख में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा और आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 20 डिग्री और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 20 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। मुजफ्फराबाद में गरज या आंधी के साथ बरसात होने की संभावना है। तापमान 22 और 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। हॉकी इंडिया ने 34 महिलाओं सहित 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। कोविड महामारी के कारण खिलाड़ियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हॉकी इंडिया की इस पहल के तहत प्रत्येक खिलाड़ी को खेल गतिविधियां फिर शुरू करने में मदद के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। देश में खेलों के सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए क्रिकेटर रोहित शर्मा और 3 अन्य खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश की गई है। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस चैंपियन मणिका बत्रा और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन तंगवेल्लू के नामों की भी सिफारिश की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने एक दिन में करीब 9 लाख कोविड जांच का नया रिकॉर्ड बनाया। अब तक 19 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। उच्चतम न्यायालय का पीएम केयर्स निधि की धनराशि को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इंकार।
कृषि उत्पादों के निर्यात में इस वर्ष मार्च से जून के दौरान 23% से अधिक की बढ़ोतरी। कृषि विकास मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के तहत 66 लाख स्व सहायता समूह बनाए गए, जिनमें 7 करोड़ ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।